নবান্ন বনাম রাজভবন সংঘাতে নতুন মাত্রা যুক্ত হলো রাজ্য বিধানসভায় আয়োজিত সংবিধান দিবস। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েই সাংবিধানিক পদে তিনি থাকলেও তার কাজে বাধা দেওয়া রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগে সরব হলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। রাজভবনে পৃথকভাবে সংবিধান দিবস পালনের ঘোষণা করলেও বিধানসভার আমন্ত্রণ রেখে মঙ্গলবার বিধানসভার সংবিধান দিবস পালনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে উঠে সেই কথা উল্লেখ করেন জগদীপ ধনখড়। তিনি বলেন, স্বল্প সময়ের নোটিশেই তাকে বিধানসভার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তবে সেই আমন্ত্রণ তিনি রক্ষা করেছেন জানিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন রাজ্যপাল। তার কথায় সাংবিধানিক পদে বসে থাকলেও সংবিধান অনুযায়ী তাকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্য সরকারের এই হেন কাজে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে দেশের সংবিধানের মর্যাদা। পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সংবিধানের 370 ও 35 ধারা প্রত্যাহারের প্রসঙ্গ টেনে এনে এদিন ফের কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারের ও প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করেন জগদীপ ধনখড়। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের পদে বসার পর থেকে রাজ্য সরকার ও রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে সংঘাতে রাজ্যপাল সৌজন্যে জগদীপ ধনখড়ের পদক্ষেপ ও মন্তব্য। তবে সাংবিধানিক পদের এখতিয়ার পেরোনোর তার বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ উঠলেও সেই অভিযোগ নস্যাৎ করেই তিনি সাংবিধানিক ক্ষমতা মেনেই কাজ করছেন বলে দাবি করেছেন রাজ্যপাল। তবে তার মন্তব্য কাজকর্মে ক্রমেই নবান্ন বনাম রাজভবনের সংঘাত আরো চূড়ান্ত রূপ নিচ্ছে। যেমন মঙ্গলবার খোদ সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মন্তব্য করে ফের বিতর্ক উস্কে দিলেন জগদীপ ধনখড়। রাজনৈতিক মহলের মতে অবশ্য রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক পদে বসে তাকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, এই অভিযোগ করার জন্য বিধানসভার সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠানের থেকে আর ভালো কোনো অনুষ্ঠান হতো না। তাই সুকৌশলেই বিধানসভার অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন রাজ্যপাল। এখন দেখার এদিনের জগদীপ ধনখড়ের মন্তব্যের পর কতটা জলঘোলা হয় রাজ্য রাজনীতি। অনিন্দিতা সিনহা রিपोर्ट, ओंकार, ओनली ट्रूथ। जी हाँ, तो इस खबर को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आज हम किस अहम मुद्दे को लेकर हाजिर हुए हैं ओंकार पर। और मैं हूं वेद प्रकाश, स्वागत करता हूं आप सभी का, तमाम दर्शकों का। और इस खास पेशकश में कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, हम सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ बैठे हुए ओंकार समूह के चेयरमैन पीआर गोयनका जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ माकपा नेता डॉक्टर फुहाद हलीम जी हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और ओंकार के संपादक हैं हमारे साथ अशोक पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो ये तस्वीरें साफ कहती हैं, ये सिर्फ हकीकत यहाँ की नहीं है, बल्कि अमूमन ये देखने को मिल रहा है आजकल इस देश में कि किस तरह राज्यपाल इस संवैधानिक पद को किस तरह दरकिनार करते हुए और अपने अधिकार का गलत फायदा उठा रहे हैं। और ये पश्चिम बंगाल की बात है, जहां पर यहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार विवाद में है और विवाद में रहने की कई वजह भी हैं। पिछले कई दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा विवाद में रहे हैं। हम उन तमाम पहलुओं पर आएंगे और तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल, जो बिल्कुल ताजा मामला है, भगत सिंह कोश्यारी जी जो है वो, उनका भी मामला देश के सामने है और किस तरह उन्होंने रातों रात राष्ट्रपति शासन खत्म किया, सरकार बनाई और गठन के महज 78 घंटे के भीतर ही सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं, डॉक्टर फुहाद हलीम जी हमारे साथ हैं। हलीम जी, जो जिस तरह की भूमिका रही महाराष्ट्र में, जिस तरह की भूमिका नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में, और इसके पहले भी दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राज्यपाल ने सरकार गिराई है इस देश में, तो इस तरह से राज्यपाल की भूमिका कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आती है। यकीनन जब संविधान हमारा रचा गया था तो भारतवर्ष का जो संवैधानिक स्तंभों है, जिसको हम कहते हैं, जिसको प्रशासन का एक स्तंभ कहते हैं, हमारा जो संसद है उसको एक स्तंभ कहते हैं, न्याय व्यवस्था को एक स्तंभ कहते हैं और मीडिया को हम चौथा स्तंभ के हैसियत से मानते हैं। ये जो संवैधानिक जो 3 स्तंभ है, उनमें जो संपर्क है, ये संपर्क का जो संतुलन रखने का जो भार है वो राष्ट्रपति का है और राष्ट्रपति का होकर के राज्य स्तर पर वो है गवर्नर के ऊपर में, राज्यपाल के ऊपर में। लेकिन इसका जिस तरीके से राजनीतिकरण की जा रही है इस पद का, उसके ये साफ आ रहा है कि संविधान का जो मूल सोच है वो सोच को धक्का लग रहा है। और आप पहले सवाल करिएगा कि कोश्यारी साहब ने महाराष्ट्र में जो किया है और उसका जो आनुष्ठानिक जो रवैया हमारे
पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल उन्होंने किया है, इसमें जिस तरीके से सामने जो पहलू आ रही है, ये बहुत ही माने दर्दनाक है। कोश्यारी साहब तो पहली बार तो राष्ट्रपति शासन से जुड़े नहीं है। जब वो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाली थे, हमको सभी को मालूम है 2 साल पहले हाई कोर्ट ने वहाँ का राष्ट्रपति शासन को पीछे करके फिर फ्लोर ऑफ द असेंबली को ये पावर दिया, ये शक्ति दी कि वो लोग तय करेंगे वहाँ के सरकार किसे बनानी है। अब वही कोश्यारी साहब जब राज्यपाल का पद पर जाते हैं तो वही हथकंडा फिर से अपनाते हैं। अब संविधान को तो यकीनन वहां पर कत्ल की गई है। आप कहिएगा किस तरीके से, तो 3 स्तर पर। पहला स्तर ये है कि जब राज्यपाल ने एनसीपी को वक्त दिया था सरकार बनाने के लिए, वो उन्होंने खुद 24 घंटा दिए थे। एनसीपी ने अगले सवेरे एक पत्र दिया राज्यपाल को और कहा कि आप हमें थोड़ा सा और वक्त दीजिए। राज्यपाल ने वो पत्र पा करके उन्होंने एनसीपी का वक्त को 8 घंटा घटा दिया। अपने जो समय सीमा उन्होंने दी थी सरकार बनाने के लिए, उसको उन्होंने खुद ही उसको उल्लंघन किया और उन्होंने राष्ट्रपति शासन के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया। तो ये पहली बार उन्होंने अपना ही जो समय सीमा है सरकार बनाने का, उसको संकुचित किया और ये मैं समझता हूँ ये पहली बार हिंदुस्तान में ये हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने जब सरकार को जो प्रेसिडेंट्स रूल है उस सरकार को बनाने के लिए राष्ट्रपति शासन को वापस लेने के लिए रात को जो प्रस्ताव भेजा केंद्र सरकार को, जिसमें राष्ट्रपति को भी एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में खड़ा कर दिया उन्होंने ये प्रस्ताव जब भेजा तो ये प्रस्ताव में राज्यपाल को ये कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। एक से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है इसमें कि राज्यपाल किस तरीके से कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश करेंगे कि जो लोग सरकार बनाना चाहते हैं उनके तरफ से किस तरीके से आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई होना चाहिए और तब जाकर के उन्हें आप ये मौका दे सरकार बनाने के लिए। वो हर एक जो सुप्रीम कोर्ट के जो रास्ता में दिखाई हुई है, उन्होंने एक का भी पालन नहीं किया। ना उन्होंने एमएलए का जो चिट्ठी है, जो समर्थन है, समर्थन पत्र उन्होंने सही से उसको जुगाड़ा, ना वो फिजिकली एमएलए को देखने के लिए उन्होंने बुलाया, जिसको कहते हैं एमएलए का जो परेड होना चाहिए। कई एक बार हमने इतिहास में देखा है कि एमएलए को हाजिर किया गया है गवर्नर के सामने, वो भी नहीं हुई। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति शासन को वापस करने का प्रस्ताव भेजा, रात को वो प्रस्ताव गृहीत हुई और सवेरे नए सरकार के जो मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ली और उप मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। लेकिन बाकी के जो 48 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को कि आप किस तथ्य किस आधार पर आपने इन्हें सरकार बनाने का मौका दिया है, वो आप सब सबूत हाजिर करिए। ये लज्जाजनक है जी। राज्यपाल को ये तथ्य सुप्रीम कोर्ट को हाजिर देने पड़ी और उस तथ्य के ऊपर में राष्ट्रपति ने भी अपना मोहर लगाया है, तो ये अफसोसजनक नहीं है, ये संविधान से खिलवाड़ है जी। चलिए, आपकी पहली प्रतिक्रिया आई है। हमारे साथ ओंकार समूह के चेयरमैन PR गोयनका जी भी हैं। हम चाहेंगे सर आपकी भी एक प्रतिक्रिया इस पर। जो स्थितियां इस देश में बन रही हैं, पश्चिम बंगाल की बात हो और महाराष्ट्र की बात हो, ये तो सामने है, उदाहरण है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं इस तरह घटी हैं कि राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं, चाहे सत्ताधारी दलों ने उठाया हो, आम लोगों ने उठाया हो या कोर्ट ने उठाया हो। देखिए, जहां तक मैं महाराष्ट्र के भी संदर्भ में बोल रहे थे फौज साहब, टेक्निकली वहां पर राज्यपाल ने कोई भी गलती नहीं की। 48 घंटा बीजेपी को दिया, बड़ी पार्टी थी, 24 घंटा करके शिवसेना को दिया, एनसीपी को दिया। रात को 12 बजे बाद में एक निर्णय आया जिसके अंदर उनके पास में एनसीपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है असेंबली में, उन्होंने एक चिट्ठी दी, पता नहीं है लेकिन बोलते हैं शायद सब एमएलए की साइन थी उसमें जी। बीजेपी के समर्थन में थी कि वो किसी को भी समर्थन दे सकते हैं कि उसके लिए थी। ये एरिया हो गए, वो लेके उन्होंने सारे जो प्रोसीजर है किए। प्रधानमंत्री साहब ने एक्चुअल में ये जो राष्ट्रपति शासन उठाने का जितना मेरे को जानकारी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करती है जी, कैबिनेट, हाँ कैबिनेट मीटिंग। तो उन्होंने नहीं करके, उनको एक एक्सट्रीम पावर है कि एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेज में वो एक निर्णय ले सकती है, जो कि एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी एक कोई समस्या हो, रेयर ऑफ रेयर, हाँ रेयर ऑफ द रेयर।
मेरे को नहीं लगता है कि एक राष्ट्रपति शासन करना, समाप्त करना रेयर ऑफ द रेयर कोई घटना थी। उसके तहत में उन्होंने किया, लेकिन वो भी कानून था, उनको अधिकार था, उसका उपयोग गलत किया, मर्यादा का उल्लंघन जरूर किया, कानून का कहीं पर उल्लंघन नहीं हो रहा है। और तो और विचित्र तरीके से मेरे को अच्छा लग रहा है इनकी बात सुनकर, भाजपा वालों की। एएम, मैं इसको एम फैक्टर बोलना चाहूंगा। एक तो आप अमित और मोदी फैक्टर भी आप समझ सकते हैं। और उनका कहना है कि रात को मिडनाइट के बाद में जो समय होता है उसको एएम बोलते हैं। तो उसी समय भारत की आज़ादी हुई थी, उसी समय कृष्ण का जन्म हुआ था। तो एक तरफ से तो धन्यवाद के पात्र है कि इतना तुरता फुर्ती में प्राइम मिनिस्टर और सब जग के सारी रात में काम करके सुबह लोगों के उठने के पहले सरकार की स्थापना कर दी है, जो 1 महीना या 40 या 45 दिन में नहीं हुआ था। तो उनको धन्यवाद देना चाहिए, निंदा करने की क्या बात है उसमें। बाद में उनका बहुमत नहीं मिला, वो चले गए। दरअसल में ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। हम अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल को देखें, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड जी, तो उसको जो एमएलए है, एमपी है, वो मिलकर वोट देते हैं और उसके हिसाब से उसका जनरली जो सत्तारूढ़ पार्टी होते हैं जनरली उसी के चॉइस के जी। बहुत कम परिस्थिति आई हुई जब दूसरे आदमी आए। गवर्नर का कैसे होता है? इट इज नॉट द इलेक्शन, इट्स अ सिलेक्शन। और जब भी कोई पार्टी हो, जब भी कोई रूढ़िवादी हिटलर पंथी या कोई इस तरह के लोग जब आते हैं, भारत में नहीं पूरी दुनिया के कहीं पर भी, तो वो इस तरह के पद के अंदर में अपने डमी आदमी भेजते हैं। यस मैन बोल सकते हैं, जो वो बोलेंगे, जैसे वो बोलेंगे वैसे कर लेंगे। और ये एक ऑब्लिगेशन होता है उन लोगों को, विशेष करके जिन लोगों को अब लगता है कि अब कोई पुराने पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं और व्यक्तिगत रूप से कोई करियर नहीं बचा है जी। मैं शायद हो सकता हूँ ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा सबसे, लेकिन ऐसा एक अनुभव मेरा नहीं है, जनसाधारण का है। अब वो व्यक्ति जब आते हैं तो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इसमें होता क्या कि एक्चुअल में देखिए, जहाँ तक झगड़ा बहुत पहले भी रहा है, बंगाल में हम लोग धर्मपाल और ज्योति बसु के टाइम में, लेकिन दोनों एक स्तर के व्यक्ति थे। उनकी जो आप डिग्निटी बोलिए, जो भी बोलिए, तो उनका जो झगड़ा था वो भी एक स्तर का था। आज जो जिस स्तर पे झगड़ा हो रहा है, वो स्तर क्या हो रहा है कि बहुत निम्न स्तर पे जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री की जनप्रतिनिधि, डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधि से ऊपर कोई नहीं है। मैं आपको एकदम क्लियर बोल देता हूं, चाहे वो किसी भी लेवल का, चाहे कोई हो जी। जैसे सर ने कहा 3 पिलर या 4 पिलर, कोई पिलर नहीं है, पिलर एक ही है, जनप्रतिनिधि। इसको हम हमारे हिंदुत्व के ऊपर से बोले तो गणपति, गण माने पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव। वहां पे आपकी सीएम खड़ी है, पब्लिक ने इलेक्ट किया उसको, बंगाल का, और उसको आप इस तरह से एक उपेक्षा के भाव से उसके सामने निकल जाना चाहते हैं। आप क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? आप एक व्यक्ति विशेष की नहीं इंसल्ट कर रहे हैं, आप बंगाल की प्रत्येक जनता की इंसल्ट कर रहे हैं। वो कौन पार्टी का किसका, ये बेमानी है, इसमें ये सेकेंडरी इशू है। तो इस तरह की स्थिति, मतलब बड़ा कई बार तो लगता है कि जो संविधान के रक्षक है वही बच्चक बन गए हैं। बाकी बातें मैं बाद में सेकंड राउंड में बोल दूं। चलिए ठीक है। हमारे साथ हमारे संपादक जी अशोक पांडे जी भी हैं हमारे साथ। सर, आपकी भी पहली प्रतिक्रिया तो मैं जरूर जानना चाहूंगा, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब पहली प्रतिक्रिया हमारी तो यही होगी, जैसा हलीम साहब ने कहा, गोयनका जी ने कहा, कि राज्यपालों की भूमिका सचमुच सवालों के दायरे में आ गई है। और आपका जो सवाल है ये बड़ा वाजिब सवाल है कि राज्यपालों को राज्यपाल कहें या केंद्रपाल करें, क्योंकि ये देखा गया है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ऐसे कई राज्यपाल आए जो केंद्र द्वारा राज्यों पर थोपे गए, और अगर केंद्र में जो सरकार है उससे मिलती जुलती सरकार राज्य में नहीं हुई तो किसी भी कीमत पर उस सरकार को अपदस्थ करने का काम अब तक किया जाता रहा है। अब पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के प्रसंग में अभी फिलहाल कहा जाए तो दोनों मामले प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक इसलिए है कि महाराष्ट्र में अभी अभी कलई खुली है, राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार ने जिस तरह का खेल खेला और जैसे उनकी भद पिटी, इस पर राज्यपाल की भूमिका पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी चुप्पी साध ली है। सर, उत्तराखंड और कर्नाटक में भी यही हुआ था। हाँ, वहां भी हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की कार्यप्रणाली पर कुछ नहीं कहकर सिर्फ फ्लोर टेस्ट में जाने की बात कही। इसका मतलब क्या है? वो जानता है कि गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है और ये वैधानिक
ताकत का इस्तेमाल करके जो लोग केंद्र की चमचागिरी, बुरे अर्थों में इसको न लिया जाए, लेकिन केंद्र की चमचागिरी के लिए जो लोग बैठते हैं, जैसा गोयनका जी ने कहा कि बुढ़ापे में जिनके पास कोई काम नहीं होता है, सो कॉल्ड रिटायर्ड पर्सन जो होते हैं, पॉलिटिकली रिटायर्ड जो होते हैं, उनको राज्यपाल बनाया जाता है। तो ऐसे लोगों को अगर रख दिया जाए तो वो तो केंद्र के इशारे पर ही काम करेंगे। जी, तो चलिए चर्चा अब आगे बढ़ाते हैं। ये पहली प्रतिक्रिया थी और बिल्कुल कई तरह की बातें निकलकर सामने आई, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो या गवर्नर का पद हो, ये कई सारी बातें निकल के सामने आई। हम चलते हैं फुआद हलीम साहब के पास। हलीम साहब, एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। चलिए अभी पहले पश्चिम बंगाल की ही बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीते कुछ दिनों में राज्यपाल जो है यहाँ के जगदीप धनखड़ साहब काफी विवाद में है। भगत सिंह कोश्यारी का मामला अलग है, वो 2-3 दिनों के भीतर अचानक चर्चा में आए और अचानक फिर चर्चा से बाहर अब चले भी गए। लेकिन जगदीप धनखड़ की अगर हम बात करें तो ये पिछले एक लंबे वक्त से हेलीकॉप्टर की मांग करते हैं, सरकार मुहैया नहीं कराती है, ये आरोप। अधिकारियों के साथ मीटिंग तय करते हैं, उनका कहना है कि आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाती है, किस हैसियत से मीटिंग करते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं। क्योंकि राज्यपाल, गवर्नर एक ऐसा पद होता है, वो संवैधानिक पद, मनोनीत पद कह सकते हैं, सिलेक्टेड कुर्सी होती है, जो शिक्षा, राज्य में शिक्षा की स्थिति की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी राज्यपाल को होती है, क्योंकि वो कुलपति होते हैं, वहां के कुलाधिपति होते हैं उस राज्य के। लेकिन शिक्षा विभाग से इतर अगर आप किसी तरह का बैठक कर रहे हैं, किसी तरह की बैठक कर रहे हो, राज्य सरकार को जानकारी दे रहे हो, तो ये उनका आरोप लगता रहा है कि अधिकारी उसमें शामिल नहीं होते हैं। मैं पहुंचता हूं बैठक में, अधिकारी शामिल नहीं होते हैं। जब यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन किया जाता है और जैसा कि गोयनका साहब ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि, और शायद ये बिल्कुल सही भी है कि जनप्रतिनिधि से बड़ा कोई नहीं हो सकता, उसकी उपेक्षा आप कर रहे हैं। यानी कि आप जिस राज्य के गवर्नर हैं, जिस राज्य के आप मुखिया जो है ममता बनर्जी, उनकी आप उपेक्षा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। तो हलीम साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राज्यपाल का जो संवैधानिक पोजीशन है वो है सुपरवाइजरी रोल जी। दूसरा है कि सरकार का जो भी काम होता है उसका नॉर्मेटिव हेड के हैसियत से गवर्नर को माना जाता है, माने उनको प्रतिष्ठानिक प्रधान के रूप में माना जाता है। जैसे आपका कोई गवर्नमेंट ऑर्डर हो तो ममता बनर्जी के नाम में या मुख्यमंत्री के नाम में इशू नहीं होता है। आप चाहे एक चपरासी को आप नौकरी दे या आप आला ओहदा पर किसी को नौकरी दे, तो हमेशा वो ऑर्डर जो शुरू होता है बाय द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये कोई एग्जीक्यूटिव के नाम से नहीं होता, ममता बनर्जी या मुख्यमंत्री के नाम से नहीं होता, बाय द प्लेजर ऑफ द गवर्नर होता है। तो एक नॉर्मेटिव हेड होता है कि राष्ट्र जब अपना प्रणाली को चला रही है या परिस्थिति का मूल्यांकन कर रही है, उसमें एक व्यक्ति का राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है और राज्य स्तर पर वो है गवर्नर। अब गवर्नर अगर समझ लेता है ये कि उसको एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना, उसको एग्जीक्यूटिव को रिप्लेस करना, एक्टिव रोल तो एग्जीक्यूटिव प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को करना है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री को करना है, उनके मंत्रियों को करना है, और जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर में अंतर्गत जो ओहदे पर बैठे हैं वो लोग करेंगे। अब गवर्नर अगर प्रोएक्टिव हो जाता, वो समझता है कि हमारा एक एक्टिव रोल है, हम इंटरवीन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नाम में ऑर्डर निकल रहा है, हम नॉर्मेटिव हेड है और सिर्फ नॉर्मेटिव हेड के बाहर हमको एग्जीक्यूटिव रोल भी प्ले करना है। तो ये गवर्नर का जो पद है, जब संविधान रची गई थी, उस सोच और उस समझ का विपरीत है जी। एक जगह नीति है और एक जगह रीति है। नीति में तो स्पष्ट किया गया कि वो नॉर्मेटिव हेड है, लेकिन रीति हमारा संविधान का जो समझ है ये साफ है कि गवर्नर का कोई एक्टिव रोल नहीं रहना। लेकिन गवर्नर एक्टिव रोल प्ले करना चाह रहे हैं। वो जब गाड़ी मांग रहे हैं तो उनको पहले देना चाहिए कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। उनका हर मूवमेंट स्टेट गवर्नमेंट का निगरानी में होनी चाहिए। उनको स्टेट गवर्नमेंट का कितने मामलों में उनको कंप्लायंस रोल प्ले करना है। जैसे विधानसभा में जो उनका तकरीर होता है, उनका जो वक्तव्य होता है, उनका जो स्पीच होता है, ये राज्य सरकार तैयार करती, यानी उनका अपने मन के मुताबिक वो नहीं कर सकते, उनको सिर्फ उसको पढ़ देना है। बिल्कुल। और उसमें अमूमन तारीफी होती है सरकार के कार्य। सरकार यकीनन सरकार अगर अपना स्पीच तैयार करती है, अपना वक्तव्य तैयार करती है, तो वो तो सरकार के पक्ष में होगा। लेकिन यहाँ संविधान कह दे रहा है स्पष्ट रूप से कि गवर्नर अपने तरफ से तक वो सिर्फ पढ़ेंगे उनको। तो इतने पाबंदियों के अंदर में गवर्नर को बांधा गया है और उनका सुपरवाइजरी रोल है कि अगर कुछ स्पेशल सिचुएशन हो,
तब वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो यूनिवर्सिटी में अगर जाएंगे और अपना डिस्क्रिशनरी पावर अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ये नामुनासिब है, ये सही नहीं है। अगर वो एक परिस्थिति हो, विशेष परिस्थिति हो, परिस्थिति को लेकर के काफ़ी विषय को लेकर के हम लोग ऑपोजिशन से राज्यपाल के पास जाते हैं, लेकिन राज्यपाल अगर उस परिस्थिति में इंटरवीन करना चाहिए, वो कॉल कर सकते, वो पुलिस प्रधान को बुला सकते हैं कि ये मामला क्या है, आप आकर के हमको रिपोर्ट करें। वो राज्य सरकार से रिपोर्ट चाह सकती है, लेकिन वो मैटर में वो अगर इंटरवीन करना चाहे, दखल अंदाजी करना चाहिए, तो ये फिर राज्यपाल का जो मर्यादा है, जो हैसियत है, उसका उल्लंघन है और ये स्पष्ट संविधान में इसी पर सवाल उठते रहे हैं। चलिए हम चलेंगे पीआर गोयनका साहब जी के पास। सर, एक सवाल जो भूमिका पे उठ रही है, भूमिका पर तो लगातार उठी रही है सवाल, लेकिन ममता बनर्जी ने भी अब साफ तौर पे कह दिया है, जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, कि राज्यपाल का जो पद है वो भी एक हदों को लांघना नहीं चाहिए, मतलब अपनी हदों को लांघ रहे हैं ये राज्यपाल जो हैं, और उनकी भी एक कोई सीमा होनी चाहिए, कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए ऐसे पदों की भी। देखिए, तो बोलने की दरकार नहीं, तो अंडरस्टूड ही है। हर व्यक्ति को अपनी सीमा में रहना चाहिए। वही राज्यपाल, आज अगर पार्थोदा अगर हमारे कोई मंत्री भी अगर राज्यपाल की निंदा करते हैं, वो ठीक है, रिएक्शन है। मैं हालिम साहब के प्रोएक्टिव में नहीं जाके मैं मान लूँ ये रिएक्टिव हो रहा है, तो रिएक्टिव चीज़ हमेशा गंदगी करता है और एक माहौल को क्या करता है कि एक तरह का तनाव पैदा करता है लोगों के दिमाग में, तरह तरह की चीज़ों को। और राजनीतिक मुद्दे जो मेरे को लगता है चुनाव के समय में आने चाहिए, व्यक्तिगत बाद में उसको नष्ट खत्म हो जाने चाहिए। तो मेरा हमेशा ही मानना है कि भाई केंद्र अगर आप नहीं कर सकते हैं, राज्य के जितनी भी है पंचायत वगैरह सबको एक साथ चुनाव कर लीजिए, 5 साल तक आप शांति से रहिए। फिर आप उसकी सरकार तोड़ेंगे, उसकी कॉरपोरेशन में अपनी बिठाएंगे, वो पंचायत में तोड़ेंगे, इन सब चीज़ों को थोड़े स्ट्रिक्ट हैंड से लेना पड़ेगा। तो जल की गंदगी की जा रही है। मैं थोड़ा अशोक जी को बोलना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खाली वोटिंग कराने के लिए कहा है। मेरे को लगता है शायद पार्टली ट्रूथ है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैटर मेरे को पूरा सुनना और समझना है, उसमें टाइम लगेगी। इमीडिएट जो मैटर है कि वहाँ पे फ्रॉड टेस्ट हो, उसको आप 24 घंटे के अंदर कराइए बाय द नेक्स्ट डे। और बाकी चीज़ों का मैं सुनवा, मैटर अभी भी पेंडिंग है, जजमेंट आना है। तो मेरे को विश्वास है न्यायपालिका पे, भारत पे जरूर आएगा। और एक्चुअल में देखिए, आप अगर अपना ये देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, कनाडा का, अमेरिका का, काफ़ी देशों के संविधान को लेकर बनाया गया। विशेष करके भारत के अंदर में इसको ब्रिटिश लॉ का ही मोटा मोटी एक कॉपी माना जाता है, अधिकांश वहीं से लिया गया। अब वहाँ के अंदर में क्या था कि रानी थी, उसको सम्मान देती थी जनता, उसका एक डमी पोस्ट बना के रख दिया, जो भी काम होगा ये हमारे प्रतिनिधि चुने हुए करेंगे, वी आर मेयर रबर स्टैंप, जो भी काम होगा तुम्हारे नाम से होगा, ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुँचा कर। एक बहुत चिंतनपूर्ण काम था। ऐसा भारत में क्या स्थिति थी, यहाँ आपके जितने राजा थे उतने राजा को बिठाते तो और मुश्किल हो जाती राजाओं की काउंसिल बनाने से। तो इस तरह का एक, तो मेरे को ऐसा लगता है शायद ये पोस्ट एक डेकोरेटिव पोस्ट बनाया गया था। बड़े बड़े नेता थे उस जमाने में, और ऐसे लोग आए हैं हमारे पास में, ताकि जिन लोगों का नाम सुन के भी लोगों को एक श्रद्धा हो। जैसे हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, उसके बाद हम जानते डॉक्टर राधाकृष्णन, अभी कुछ दिन पहले हम लोग देखे अब्दुल कलाम, और भी काफ़ी लोग थे जिनका नाम लेते थे हम लोग को एक श्रद्धा आती थी, और जिनके सामने बोलने की या कोई नाजायज डिमांड ले जाने की, मेरे को लगता है रूलिंग या अपोजिट फौज साहब आप मेरे से एग्री होंगे, किसी आदमी की हिम्मत भी नहीं होगी कि उनके पास कोई नाजायज डिमांड लेके जाए। और जब भी हुआ, जैसे कि मैं इंदिरा गांधी के टाइम में भी, अभी भी कुछ इस तरह के डम्मी लोगों को बिठाया जा रहा है, तो उसको लेकर ये एक बड़ी स्थिति हो रही है। और इसके चलते क्या लोगों में कन्फ्यूजन भी हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि वो जो इस पद को नष्ट कर दिया जाए, रखने की क्या दरकार है। मैं चाहूँगा कि आप बाद में इस चीज़ को उठाएं कि इसकी दरकार है कि नहीं। और विशेष करके मेरे को लगता है जहाँ पे आपकी विपरीत विचारधारा की पार्टी है, मेरे को जितना कॉन्स्टिट्यूशन का पता, मैं हेड तो नहीं हूँ, एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जब आप राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ तो असुविधा नहीं है। तो जब चुनाव के बाद में विपरीत सरकार आएगी तब असुविधा आएगी, तब तक तो कोई असुविधा नहीं रहती है। असुविधा वहीं पर होती है जहाँ पे विपरीत विचारधारा की पार्टी है, या जब परिस्थितियाँ चेंज होती है, चेंज ऑफ द गवर्नमेंट आता है, और उस समय हम एक तरफा फैसला देखते हैं जो कि हमारे हलक के नीचे नहीं उतरता है, क्योंकि हमको एहसास क्यों होना कि राज्यपाल गलत कर रहा है। तो निश्चित रूप से किसी न किसी को, हर आदमी को कम या वैसी एहसास है। हो सकता है हम उस विचारधारा से जुड़े हुए तो उसको हम हल्के में लेते होंगे, नहीं जुड़े तो ज़्यादा जोर से लेते हैं। तो
पहले तो अच्छा जो विपरीत विचारधारा की जो पार्टी है वहाँ के अंदर क्यों नहीं हम इस तरह के न्यूट्रल लोगों को भेजें, ताकि एक सामंजस्य के द्वारा एक सुंदरता पूर्वक एक अपने अपने विकासशील देश है, हम लोग को बहुत काम करना है, पॉलिटिकल झगड़े की टाइम नहीं है हमारे पास में। एवरी डे एंड एवरी मोमेंट इज कंसर्न्ड। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज कितनी बड़ी दरकार है, आज कितना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी बड़ी समस्या है, उसको छोड़कर आप ये गप्पोड़बाजी कर रहे हैं, तो मेरा लगता है देश का कहीं पर दुर्भाग्य ही है। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। मुद्दा काफी गंभीर है और काफी संवेदनशील भी कह सकते हैं इसको, चूंकि सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं और सब जानना भी चाहते हैं कि वाकई क्या राज्यपाल की भूमिका क्या इस कदर होनी चाहिए जैसा इन दिनों देश में हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ओंकार और मैं हूं वेद प्रकाश। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राज्यपाल या केंद्रपाल, राज्यपाल की भूमिका पर इन दिनों लगातार संदेह हो रहा है और कहीं ना कहीं वो शक के घेरे में भी आ रहा है तमाम लोगों के। हमारे साथ संपादक अशोक पांडे जी भी हैं। एक सवाल उनसे भी, सर ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी दर्जनों बार इस तरह के मामले आ चुके हैं कि राज्यपाल ने अपने अधिकार का, हालांकि ये अधिकार उनको दिया गया है, लेकिन सवाल हम उसी पर उठा रहे हैं कि अधिकार कितना सही कितना गलत। इसके पहले भी हुआ है दर्जनों बार, अपने अधिकार का प्रयोग करके सरकार को या तो बिठा देना या हटा देना। मैं आपके इस सवाल से इतर एक बात कहना चाहूँगा जी। आखिर राज्यपाल को केंद्र की ओर से हथियार बनाया क्यों जाता है? सत्ता हासिल करने के लिए। मुद्दा होता है सत्ता को किसी भी तरह से हासिल करना। देखा यह जा रहा है इन दिनों, पिछले 10-12 महीनों में केंद्र की भाजपा सरकार, एनडीए सरकार, भाजपा लीडेड बाय बीजेपी, जो एनडीए सरकार है, वो पिछले 12 महीनों में, 11 महीनों में देखा यह गया कि उसने 4 बड़े राज्यों में अपनी ताकत खो दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और चौथा नंबर है महाराष्ट्र का। कर्नाटका में भी खो दिया था, फिर भी वहां तो वहां पे मैनिपुलेट करके हाँ, आ गए। फिर भी 4 बड़े राज्यों में इन्होंने अपनी ताकत खो दी है। मतलब यह है कि इस तरह का हिडन गेम खेल के राज्यपालों को सामने मोहरा बना के भी इस लोकतंत्र के साथ अगर कोई मजाक करेगा तो जनता उसे माफ नहीं करती है। ये सबसे बड़ा संकेत है। 11 महीने पहले 72% लोगों का प्रतिनिधित्व ये सरकार किया करती थी। भारत के 72% लोगों का करती थी प्रतिनिधित्व, लेकिन इन 4 राज्यों के हाथ से जाने के बाद लगभग 40-45% लोग ही इस सरकार के अधीन रह गए हैं। मतलब क्या हुआ? इतना बड़ा आपका मास बेस चला गया। अब तो सोचो आप, अब तो होश में आओ, लोकतंत्र का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो। हो सकता है लोगों का भ्रम टूटे, आपके बारे में लोगों का ख्याल बदले, तब कहीं कुछ हो सकता है। अन्यथा राज्यपालों को इस तरह से हथियार बना के अगर लोकतंत्र के साथ खेला जाएगा तो राज्यपालों की गरिमा तो जाएगी ही, राज्यपालों के पद पर भी सवाल खड़े होंगे। जी चलिए अब राज्य भी चले जाएंगे। जी अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अशोक जी ने। अब चर्चा को खत्म भी करेंगे। एक आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे अपने तीनों मेहमान से। सबसे पहले फुआद हलीम साहब आपके पास आते हैं। राज्यपाल की भूमिका पर संदेह हो रहे हैं, शक होना लाजमी है, संदेह होना भी लाजमी है, क्योंकि जो परिस्थितियां निकल के सामने आ रही है ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले की सरकारों में भी, हम किसी एक सरकार पर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं चलाना चाहते हैं, ऐसा होता रहा है, इस देश में होता रहा है। क्योंकि गोयनका सर ने भी कहा कि जिस तरह कुछ ही राष्ट्रपति ऐसे हैं जो नाम पे, उंगलियों पे गिने जाते हैं, जिनका नाम अगर लेते हैं तो श्रद्धा, मन में एक श्रद्धा का भाव उठता है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ही ऐसे क्यों। ये एक ऐसा पद है, संवैधानिक पद, बड़ा पद, देश का प्रथम नागरिक, उसी तरह राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल, तो क्यों ऐसे पदों के लिए शीश क्यों नहीं झुकता है? ऐसे पदों को का नाम जब लेते हैं तो सम्मान क्यों नहीं झलकता है? एक गंभीर सवाल। तो एक आखिरी सवाल तीनों मेहमान से, एक ही सवाल और तीनों से एक ही चाहें कि अपनी राय दें, अपना विचार दें कि गवर्नर की भूमिका क्या होनी चाहिए, गवर्नर कैसे इलेक्ट होना चाहिए? देखिए, गवर्नर तो सिलेक्ट होता है, वो तो इलेक्ट होने का सवाल नहीं है, लेकिन उनका रवैया
के बुनियाद जो है वो देश का जो राजनीतिक वातावरण है उससे प्रभावित है। हमारा संविधान का जो मूल्य जो केंद्र है वो ये है कि वोटर जब अपना वोट दे देता है, वो वोट देने के बाद अपना वोट बदल नहीं सकता। बिल्कुल। आप एक बार बटन दबा दिए तो दबा दिए, आपको 5 मिनट बाद लेकिन अपना मत या अपना चिंता बदलने का अगले मौका सेकंड के नहीं। बाद, बिल्कुल। लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनके पर ये पाबंदी नहीं है। आपने एक दल के होकर के किसी को चुना, वो अपना दल बदल देते हैं। जी। अब पोलिंग बूथ तक वोटर न जाए, ये एक राजनीतिक संस्कृति बन गया है कि वोटर अगर जाएगा तो शायद हम न जीत पाए। तो इस तरीके से संविधान का हर जो क्षमता है जो रूलिंग पार्टी है उसको इस्तेमाल कर रही है। इस तरह से ऊंचा एक स्तर आया है कि वोट चाहे जिसी को मिले, जो भी चुन कर जाए, सरकार लेकिन हम बना देंगे, क्योंकि चुने हुए जो प्रतिनिधि है उन पर यह पाबंदी नहीं है कि वोटर के ऊपर जो बंदिश है उसको उस पर लागू हो। तो जो भी चुनकर जाए उनको हम बटोर लेंगे, समेट लेंगे, सरकार लेकिन हमारी ही बनेगी। ये राजनीतिक वातावरण में राज्यपाल जो है वो अगर केंद्र में जो सरकार है उसका अगर प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दे राजनीतिक स्तर पर और संविधान का प्रतिनिधित्व करना बंद कर दे तो फिर ये समस्या शुरू हो जाती। चलिए गोयनका साहब, चलिए 2 सवाल आपके पास अब आ गए हैं। एक सवाल था मेरा कि राज्यपाल को कैसा होना चाहिए, उनकी भूमिका किस हद तक होनी चाहिए। दूसरा सवाल मेरा ये भी आ गया जो हलीम साहब ने अभी कहा जिस तरह से कि एक व्यक्ति जब वोट देता है अगले सेकंड के बाद वो वोट नहीं दे सकता है, वोट बदल नहीं सकता है अपना। लेकिन एक व्यक्ति जब चुना जाता है, जब राज्य नेता बनता है और चुना जाता है उस चुनाव में, वो अपनी पार्टी को तुरंत बदल देता है, दूसरे दल में चला जाता है, या फिर वो ऐसी सरकार को समर्थन कर दे या उसके विरोध में चले जाए जिसके लिए जनता ने उसको वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो विरोधाभास कह सकते हैं इसको, और ये जो स्थितियां हैं, जनता भी तो भ्रम में अब रहती है कि वोट अगर देंगे, आप ये उदाहरण सामने है हमारे पास महाराष्ट्र में कि वोट दे रहे हैं किसकी सरकार बनाने के लिए, बन रही है किसकी सरकार। हरियाणा में वही हालत, कर्नाटका में वही हालत, असम में वही हालत, पूर्वोत्तर के राज्यों में न जाए तो लगभग कमोवेश त्रिपुरा छोड़ दिया जाए तो कमोवेश सभी राज्यों में वही हालत है। 2 सीट बीजेपी की लेकिन फिर भी सरकार में, तो ये कमोवेश देखने को मिल रहा है आजकल। तो ये स्थितियां जो है, इन दोनों सवालों का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। सर देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि भारत जो जनमानस है जी वो मूलतः राम और कृष्ण से इन्फ्लुएंस है, जी और इन दोनों को हम लोग जो मानते हैं मर्यादा के सर्वोच्च स्तर पे मानते हैं। जी यहाँ पे रहने वाला कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, इन दोनों को चरित्र का हर व्यक्ति पे प्रभाव पड़ा है। और हर व्यक्ति, मेरे को कहता है पता, जब रामायण चलती थी तो पूरे कलकत्ते में कर्फ्यू लग जाता था जी, ऐसा माहौल होता बिल्कुल। था। तो हर आदमी ने देखा, समझा, उसमें मूल बात यही थी, तुलसी बाबा जो बोलना चाहते थे, कैसे माँ बाप से व्यवहार करें, कैसे पत्नी से करें, कैसे बच्चे से करें, कैसे भाई से करें, समाज से करें। तो यहाँ पे जो आप बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं फुआद साहब, तो मैंने पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा है, और लकीर की फकीर करके हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। ये नहीं कि बिना परमिशन लिए कोई सरकार बना दिया गया, राष्ट्रपति शासन पेपर गलत लिया गया कि सही लिया गया, आधी रात को किया गया कि दिन के उजाले में किया गया, AM-PM का चक्कर। हाँ, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें संविधान से नहीं जुड़ रही है। जी, को संविधान को समझते हैं और वो दृढ़ रूप से उसका पालन कर रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज आती है मर्यादा के ऊपर में। जी, तो हम बार बार बोलते हैं चूंकि डेकोरेटिव पोस्ट है, चाहे जैसे मैंने पहली बार भी कहा, तो ये मर्यादित होना चाहिए, जिसके सामने, जैसे आपने भी कहा कि एक सर झुके, जिसका नाम सुन के ही, आज मान लीजिए काफी हिंदू मुसलमान की बात होती है, लेकिन आप बताइए जो हमारे अब्दुल कलाम साहब है, कौन हिंदू है जिसका माथा नहीं झुकता है? बिल्कुल। डॉक्टर राधाकृष्णन है, कौन मुसलमान है जिसका माथा नहीं झुकता है नाम सुन के? बिल्कुल। तो ये मर्यादा कि हमारे ऐसे व्यक्ति नहीं बचे अब देश में कि हम लोगों को इस तरह के लोगों को लाना पड़ेगा। तो ये चीजों को जब तक हम मर्यादा की बात नहीं करें, मर्यादा को आप कभी कानून में बांध नहीं सकते हो। और भारत में बहुत गहरी छाप है, जो कि अशोक जी ने हिंट कर दिया कि आप 72 से 45 में आ गए, आधे में आ गए हैं। जहाँ पे आपकी सरकार है वो एक तरह की, वो मतलब वो बिल्कुल जोड़ तोड़ की, हाँ, ताकत टूटा हुआ है। कल तक अजीत पवार चक्की पिसम आज और अब वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते भाई हैं। बिल्कुल। ओवरनाइट में आपके केस खत्म हो जाते हैं। केस खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल। ओवरनाइट के अंदर में राज्यपाल के ऑर्डर से एक आदमी तिहाड़ जेल से छूट के चला जाता है। ये कौन सा कानून है मेरे को पता नहीं है, एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और जनता के अंदर में गहरी तक एक बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है। अभी ये जो देखिए, मान लीजिए यादवपुर विश्वविद्यालय जिसकी बात की थी, मैं थोड़ा सा 1 मिनट में टच कर लेता हूँ। एक वहाँ पे केंद्रीय मंत्री था, वो फंसा हुआ था,
अब यहाँ पे दो प्रश्न आते हैं। वो केंद्रीय मंत्री जो था वो अपनी व्यक्तिगत या पार्टी की हैसियत से गया था कि वो कोई ऑफिशियल प्रोग्राम में गया था मंत्रिमंडल के? नंबर 1। नंबर 2, जो इशू आता है मैं इसको करके छोड़ दूंगा, जवाब कुछ भी नहीं दूंगा जी। कि उसको अगर बचाया जाए तो वहाँ के किसी भी साधारण आदमी को क्यों नहीं बचाया जाए? भारत के किसी भी साधारण आदमी से वो कैसे बेहतर हो रहा है? और अगर ऐसी इमरजेंसी थी तो वो धाकड़पना दिखा के, हम लोग धनखड़ जी को राजस्थान के है ना, हम लोग कई बार धाकड़ जी भी बोलते हैं उनको, जी। तो वो धाकड़पना दिखा के वहाँ जाने के बजाय आप बोलते हैं पुलिस कमिश्नर नहीं सुन रहा है, सेक्रेटरी नहीं सुन रहा है, आपके पास में सीआरपीएफ है, उतार दीजिए, वो यू विल गो देयर। जब अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर और पुलिस के टाइम में आपको याद होगा राजेश कुमार को, बंगाल में जब पुलिस सीबीआई को जरा घेर लिया था स्टेट गवर्नमेंट ने, सीआरपीएफ उतरी थी कि नहीं उतरी थी? किसके परमिशन से उतरी थी? राज्यपाल के परमिशन से उतरी थी। लेट्स शो योर स्ट्रॉन्ग फेस। आप उस स्तर की हरकत करिए जिसको देख के लोगों को आपको सम्मान मिले। आज वो सीआरपीएफ को भेज देते, क्या हर्ज जाता? ही कैन डू। तो इस तरह की चीजें जब आप करेंगे, मतलब ये जो ये क्या करना है, सत्ता हासिल करना माने क्या है? इलेक्टेड सरकार को डिस्टर्ब करना। और क्या जनता मूर्ख है? वो समझती नहीं है। अरे धन का पावर आपके पास है, पहले भी लोगों के पास में था। आप सोचते हमारे पास मस्कुलर पावर है। एक जमाने में हमारे बगल में जिस पार्टी से जुड़े हुए फौज साहब, इन लोगों का बहुत बड़ा बंगाल में मस्कुलर पावर था। अब जनता को रोक रहे तो उसको रोक रहे तो एक अलग विषय है, कैसे हम वोटिंग करें, लोगों को जाने की दरकारी नहीं पड़ी। आज का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आज हम 10 करोड़ रुपया एक तो बटन टिप के ट्रांसफर कर सकते तो वोट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। ये डेमोक्रेटिक विषय कभी अपने अलग दिन चर्चा करेंगे, लेकिन मेन इश्यू यहाँ पे मेरे को लगता है खाली मर्यादा है। और मर्यादा समझना चाहिए, वो व्यक्ति पूरे राज्य का प्रथम व्यक्ति है और हमारा उसके प्रति उसका नाम सुन के उसके सामने सीएम को भी खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब वो गंदगी में उतरेंगे तो गंदगी और बढ़ेगी और ये बड़ा एक मतलब मन में एक विष खोल रहा है। कहीं लग रहा है कि जो भारत के हम लोग लोकतंत्र की इतनी बड़ी बात करते थे दुनिया में, हम लोगों ने नाम किया था। मैं गया था यूरोप में, चेकोस्लोवाकिया करके एक छोटा सा कंट्री है, उनमें थोड़ी सी विचारधारा का अंतर होने से 2 भाग में डिवाइड हो गए। कितनी विचारधारा, कितने लोग, कितनी संस्कृति, कितनी जात, कितने धर्म, कितने पंथ इस देश में। हाँ, फिर हम एक हैं। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे अंदर से, और इस तरह की उग्र विचारधारा को लाकर हम उस एकता को खंडित कर रहे हैं, तो ये एक बहुत दूरगामी प्रभाव है। मेरे को लगता है कि ये विषय जितना गंभीर है उससे ज़्यादा गंभीरता से हमको सोचना चाहिए। सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। अशोक जी, आपसे भी एक आखिरी प्रतिक्रिया चाहेंगे इसी पर कि राज्यपाल की भूमिका क्या होनी चाहिए, और दूसरा सवाल जो मैंने सर से किया था, एक सवाल और कि क्या वाकई मिस कर गया सर। हाँ, वो उस सवाल का जवाब भी आपसे चाहूँगा। एमएलए क्यों नहीं चेंज होते? आपका सवाल क्या था? दूसरा सवाल क्या था? एमएलए जो चेंज करते हैं, वोटर चेंज नहीं करते। वोट जो बदल देते हैं, मतदाता वोट हम देने तो एक के लिए। आस्था पे देखें ना, उसके नाम पर उसकी पार्टी। पहली बात बताऊंगा आपका सवाल वेद जी। संस्कृत में एक श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जी। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। तो जैसे अभी गोयनका जी बता रहे थे, मर्यादा की समझ मतलब ये है कि जिसको स्वयं प्रज्ञा नहीं है, अपना विवेक काम नहीं कर रहा है, उसे संविधान या किसी भी शास्त्र का ज्ञान करा के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिसकी आंखों में रोशनी ही नहीं है, उसको आईना दिखाया कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि राज्यपालों की भूमिका का जहाँ तक सवाल है, आपका बहुत शॉर्ट समझ लो रहा हूँ। राज्यपालों की भूमिका का जो संविधान में प्रावधान है उसको अगर हम मानते हैं, जैसा कि कहा गया है कस्टडियन, जैसे अभी हलीम साहब कह रहे थे, कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या अगर संविधान के कस्टडियन के तौर पर राज्यपालों को नियुक्त किया जाए तो बात बन सकती है। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक चेहरों से अलग ऐसे चेहरों की तलाश की जाए, उनका एक कॉलेजियम बने जो इस तरह के लोग हों जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं रहे हैं, जिनका जीवन बेदाग रहा है, माने अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एफिलिएशन। ऐसे लोगों को अगर ला के रखा जाए, राज्यपाल बनाया जाए, तब तो कोई भूमिका सार्थक बनती है। दूसरी बात, आपने कहा एमएलएज जो इधर से उधर स्विच ओवर कर जाते हैं, सांसद, एमएलए, सब जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जैसा गोयनका जी बता रहे थे कि लोकतंत्र में सबसे ऊंचा इनका कद है। लेकिन ये क्या है, ये दुखद बात है। मैंने पहले भी कहा था कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब 70s में एक डिमांड किए थे, राइट टू कॉल बैक, जनता को
जनता को वोट जी। देने के बाद अपने किसी प्रतिनिधि को अगर काम नहीं कर रहा है तो तो उसे वापस बुलाने का भी हक होना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि कोई विधानसभा या कोई सदन किसी संसद में इसको लेके कभी चर्चा नहीं नहीं हो हुई। सकी। ये चीजें इम्प्रैक्टिकल हो गई। आज चुनाव आयोग ने आपको नोटा का बटन तो दिया है, यू हैव राइट टू रिजेक्ट बट नॉट टू कॉल बैक। इन चीजों पे अगर हम बात करें, नोटा बटन का एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर 1 2 वोट 4 वोट से भी लोग जीत हार हो सकती है, इसलिए इस हाँ, बटन जो का भी बहुत हो, जो भी हो, लेकिन एक और प्रस्ताव था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लोग जब वोट देते हैं वो एक व्यक्ति को ना दे, एक पार्टी को दे, और फिर वो पार्टी तय करे कौन जाएगा उनका प्रतिनिधित्व करे। तो प्रोपोर्शनल लेकिन सर वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज चाहिए। एक प्रस्ताव है, मैं बता रहा हूँ। तो क्या हो, ये दल बदलू का मामला बहुत कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। जैसे ही बात वो तो सर आप जैसे कि अमेरिकन सिस्टम में चले जाइए तो काफी कुछ है। काफी कुछ ये है। चलिए समय कभी एक लास्ट ये था हमारा, तो इस चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा, समय की कमी है और एक छोटा सा ब्रेक भी हमें लेना पड़ेगा। हम सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, हलीम साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, गोयनका साहब का भी शुक्रिया, और अशोक पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको लिए चलेंगे झारखंड, जहां पर एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे, बात करेंगे बीजेपी के घोषणा पत्र की कि क्या कुछ जारी हुआ है घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, और इसके अलावा कैमूर की बात करेंगे जहां पर एक चलती गाड़ी में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया, जिसके बाद से हंगामा बरप रहा है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।